सोचिए एक ऐसा टाइम जहाँ पे कि आप एक वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और वार्ड के अंदर कई तरह के पेशेंट हैं। मान लेते हैं कि 10 पेशेंट है, ठीक है। तो उसमें से कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, फिर कोई अल्कोहल का पेशेंट है जो कि अल्कोहल डिसऑर्डर होता है, और फिर कोई है एंजाइटी का पेशेंट, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के पेशेंट हैं। पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सिर्फ ये एक वार्ड की कहानी है या फिर पूरे देश का, पूरे कंट्री का यही हाल है कि अलग अलग तरह के मेंटल लोग जो पेशेंट हैं वो अलग अलग तरह की बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, और हम क्या उन तक सभी तक पहुंच पा रहे हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम सब तक पहुंच पा रहे हैं या फिर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस सवाल का जो जवाब देता है वो देता है प्रीवेलेंस, ठीक है। तो प्रीवेलेंस जो है उसका क्या मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड में, एक पॉपुलेशन में, मतलब कि एक टाइम पीरियड में एक जो पॉपुलेशन है कंट्री की, पॉपुलेशन में कितने लोग साइकेट्रिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं और क्या केसेस है उसमें, सारे ओल्ड केसेस, न्यू केसेस। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं प्रीवेलेंस के अंदर, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम प्रीवेलेंस को वो स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने बुक पे चलते हैं और शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का जीनोम स्पेशल के नए वीडियो में, और हम इसमें देखने वाले हैं प्रीवेलेंस को। तो प्रीवेलेंस का मतलब क्या होता है, हमने देखा था कि प्रीवेलेंस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द पॉपुलेशन हु हैव अ साइकोटिक डिसऑर्डर एट अ पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी एक पॉइंट पे या किसी पीरियड ऑफ टाइम में जो कितने पर्सन है जिसको कि साइकोटिक डिसऑर्डर है, उसको हम बोलते हैं प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस जो है इसमें ओल्ड केसेस भी इंक्लूड होते हैं और न्यू केसेस भी इंक्लूड होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है इस जो रिपोर्ट है इसको लीड करता है, और इसके जो एस्टिमेटेड टू एस्टिमेट प्रीवेलेंस साइकोटिक डिसऑर्डर सेवरल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ आर कंडक्टेड इन इंडिया सिंस 1960s। तो 1960s से ही बहुत सारी जो स्टडीज़ हैं वो किए गए हैं इंडिया में। तो इंडिया में जो स्टडी करते हैं उसका नाम है NMHS, यानी कि जो हमारी नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे है वो उसको कंडक्ट करती है, और उन्होंने 2016 में ये किया था स्टडी, और 2015-16 में जो कि निम्हांस के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो निम्हांस बेंगलुरु के द्वारा किया गया था, और इसको सपोर्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है। तो NMHS इज मल्टी नेशनल वाइड हाउस होल्ड सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया। एज पर NMHS द प्रीवेलेंस डिसऑर्डर जो है वो फॉलो करते हैं। तो NMHS ने किया था और इसको कंडक्ट कराया था निम्हांस ने। निम्हांस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और फिर इसको सपोर्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर ये एक हाउस होल्ड सर्वे था। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक हाउस होल्ड सर्वे था, और पूरे जो मेथड यूज़ किया गया था वो पूरे देश में एक जैसा ही मेथड यूज़ किया गया था, जो कि हमेशा रिपोर्ट में किया ही जाता है, और ये रियल पिक्चर दिखाने के लिए किया गया था। तो इसमें जो ओवरऑल प्रीवेलेंस आया था वो एक काफ़ी बड़ा नंबर आया था, जिसमें कि मेंटल मॉर्बिडिटी जो थी, यानी कि मेंटल से जो पेशेंट थे वो लगभग 13.7% ऐसे थे जिन्होंने लाइफ टाइम में कभी ना कभी किया था, और 10% अभी करंट में था, ठीक है। पहले में तो 13.7% था, अभी 10% था। फिर द एज ग्रुप बिटवीन 40 से अगर 49 साल के एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो प्रीडोमिनेटली अफेक्टेड विथ साइकोटिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड न्यूरोटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। तो जो 40 से 49 साल के एज ग्रुप के लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट था वो साइकोटिक डिसऑर्डर से था। बाइपोलर डिसऑर्डर, जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, BPAD जिसको हम लोग बोलते हैं, BPAD बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, न्यूरोटिक और स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है इन लोगों में ज़्यादा था 40 से 49 साल के ग्रुप में। फिर हम 50 से 59 ईयर के ग्रुप में करें तो ये जो सब्सटेंस यूज़ कर था वो 29% था, ठीक है। और ये इन लोगों को होता क्यों था, अगर हम थोड़ा अंदाज़ा लगाएं तो ये पता चलेगा कि इस टाइम पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जॉब का स्ट्रेस रहता है, फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है लोगों पे, फिर हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं इस एज में। तो इस वजह से इनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा थी। फिर हम 50 से 59 ईयर के करें तो उसमें जो है प्रीवेलेंस था वो सब्सटेंस यूज का था 29%, ठीक है। और इट वाज हाईएस्ट इन द 50 से 59 ईयर ग्रुप।
तो 50 से 59 ईयर के जो ग्रुप थे उनमें से ज़्यादा था, लगभग हर 3 में से एक पर्सन जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ का यानी कि अल्कोहल यूज वाला पर्सन था। और ये देखा गया कि जो मेल जो है मेल प्रीडोमिनेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन अल्कोहल यूज़, यानी कि मेल का जो था वो अल्कोहल यूज़ में ज़्यादा था डिसऑर्डर, और फिर फॉर BPAD यानी कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, और फीमेल का जो डोमिनेंस था वो था डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, न्यूरोटिक डिसऑर्डर में, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में, क्योंकि फीमेल उस टाइम पे उतना ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कंज्यूम नहीं करती थी और मेल जो है अल्कोहल यूज़ ज़्यादा करते थे उस टाइम पे, तो उनसे जो अल्कोहल एसोसिएटेड डिसऑर्डर उसमें ज़्यादा थे। फिर हम अगली बात करें तो अर्बन और रूरल की बात करते हैं हम। तो पर्सन फ्रॉम लोअर इनकम हैव ऑब्जर्व टू हैव द ग्रेटर प्रिवेलेंस ऑफ वन और मोर मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि जिसके जो इनकम जिसकी लोअर रहती थी उनका प्रिवेलेंस ज़्यादा होता था एक या दो मेंटल डिसऑर्डर होने का। और फिर जो रेसिडेंट फ्रॉम अर्बन यानी कि जो अर्बन मेट्रो सिटी में होते थे उनका ज़्यादा था प्रिवेलेंस और अक्रॉस द डिफरेंट डिसऑर्डर। तो जो अर्बन और रूरल की अगर हम बात करें तो अर्बन में ज़्यादा था, यानी कि शहरों में ज़्यादा था। इसका रीज़न ये होता था कि जो अर्बन में है जो वो फास्ट लाइफ होती है, कंपटीशन ज़्यादा होती है, लोग आइसोलेट ज़्यादा रहते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और तो इस वजह से, और लोग माइग्रेट करके जाए हुए रहते हैं, तो इस वजह से भी। फिर अगर हम बात करें सुसाइड रिस्क की, ठीक है, तो सुसाइड रिस्क की अगर हम बात करें तो इन द पास्ट 1 मंथ वाज ऑब्जर्व टू बी द 0.7 यानी कि मॉडरेट रिस्क तो 0.9 यानी कि हाई रिस्क। इट वाज हाईएस्ट इन द 40 to 49 ईयर ग्रुप, तो इसी ग्रुप के अंदर जो सबसे ज़्यादा था सुसाइड रिस्क, ठीक है। और इसमें जो है जो फीमेल्स थे, और वो भी जो ऐसी फीमेल्स जो कि अर्बन मेट्रो सिटीज़ में रहती है, तो उनके अंदर ये सुसाइड रिस्क ज़्यादा देखा गया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि ID जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एपिलेप्सी जो है ID का जो था यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का 0.6% रेट था, और जो एपिलेप्सी था उसमें से 0.3% रेट था। और ये किस में ज़्यादा था? ये यंगर ग्रुप में ज़्यादा देखा गया था, जो यंगर ग्रुप के मेल या फीमेल होते थे, और वो भी मेट्रो एरियाज़ के, यानी कि जो शहर के जो होते थे उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और एपिलेप्सी वाला जो स्क्रीनर ये ज़्यादा देखा गया था। फिर हम प्रिविलेंस बात करें, मॉर्बिडिटी अमंग्स एडोलेसेंट वाज 7.3% विद द सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ये मॉर्बिडिटी का मतलब बीमारी होता है एक तरह से, और मोर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर, और मॉर्बिडिटी का मतलब बीमारी का दर। ये जो है ज़्यादा देखा गया था एडोलेसेंट में, और ये 7.3% बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में था, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट गैप फॉर मेंटल डिसऑर्डर रेंज बिटवीन 70 to 92% फॉर बोथ डिसऑर्डर्स। तो ट्रीटमेंट गैप जो है ये 70 to 92% था बोथ के लिए, ठीक है। तो मतलब कि सिर्फ 10 में से 1 या 2 लोग हैं, 1 से 3 लोग ही प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पा रहे थे। इसके अनुसार लोग ट्रीटमेंट ले ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। फिर डिसेबिलिटी ड्यू टू मेंटल इलनेस की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट हाफ ऑफ दोज with a mental disorder reported disability in all 3 domains of work, social and family life, and was relatively less among the alcohol use disorder. Greater disability was reported among person with epilepsy, depression and bipolar affective disorder. तो जो ये थे एपिलेप्सी, डिप्रेशन और जो बाइपोलर जो वाले जो पेशेंट थे, इसके अंदर डिसेबिलिटी ज़्यादा होती थी, ठीक है। और जो डिसेबिलिटी होती थी वो किस चीज़ में होती थी? तो उनके वर्क में, उनकी जो सोशल लाइफ है, उनकी फैमिली लाइफ है, उसमें वो सही डिसेबिलिटी रिपोर्ट करते थे, मतलब कि वो सही से उसमें काम नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो अगर हम ये जो सोर्स है ये दिया गया है कि ये सोर्स कहाँ से आया है, नेशनल मेंटल ऑफ हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया, इससे किया गया था 2015-16 में प्रिवेलेंस में। पैटर्न आउटकम सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। और ये जो है किसके द्वारा करवाया गया था? निमास के द्वारा करवाया गया था इन कोलैबोरेशन पार्टनर विद इंस्टीट्यूट्स। तो यही सब सारे सोर्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। तो ये था हमारा प्रिविलेंस के ऊपर। पर अगर हम बात करें हमारे टॉपिक की, तो हम अगर सिलेबस की बात करें, ठीक है, अगर हम सिलेबस में देखते हैं तो सिलेबस में हमें सिर्फ प्रिविलेंस नहीं पढ़ना है, प्रिविलेंस के साथ साथ हमें पढ़ना है एटियोलॉजी पढ़ना है, फिर साइन एंड सिम्टम्स पढ़ना है, प्रोग्नोसिस पढ़ना है, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ना है।
तो हमने प्रिविलेंस टॉपिक तो ख़त्म कर दिया, और इटियोलॉजी टॉपिक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इटियोलॉजिकल थ्योरीज वगैरह। फिर अगर हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स, प्रोग्नोसिस और मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग बीमारी का डिफरेंट, जो हम बीमारी का जब पढ़ेंगे, जैसे कि पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स के बारे में, तो उसके इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, प्रोग्नोसिस, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पर अभी जो है, अभी हम एक तरह से कॉमन जो सारे मेंटल बीमारियों का जो साइन एंड सिम्टम्स है, ये साइन एंड सिम्टम्स भी एक तरह से हम माने तो पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि हमने जब यहाँ पे डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट्स इसके जो साइन एंड सिम्टम्स वगैरह पढ़े थे, पर हम कॉमनली एक बार देख लेते हैं अभी, ताकि अब एक तो हमारा टॉपिक भी एक तरह से देखिएगा हमें ख़त्म हो गया है, और फिर सारी चीज़ें हम एक बार ओवरव्यू हमारा रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक बार इसका साइन एंड सिम्टम्स वगैरह देख लेते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स तो बुक में नहीं था, पर मैंने इसके लिए एक नोट्स बना के तैयार किया है, तो उसमें आप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहले कॉग्निटिव में क्या करते हैं, जो कॉग्निटिव हमारे सोचने समझने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है, जिसमें कि डिस्टर्ब थिंकिंग, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, हमारा कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाता है। फिर हमारा मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाता है, डिल्यूजन्स होने लगता है। डिल्यूजन्स मतलब कि फास्ट जो फिक्स्ड बिलीफ होता है, जो कि हम एविडेंस से भी नहीं कम करवा सकते। अगर कोई कुछ मानने लगता है जो कि फॉल्स रहता है, और हम उसको एविडेंस भी देते नहीं मानता है वो, तो उसमें होने लगता है। फिर हेलुसिनेशंस वगैरह होने लगते हैं। इमोशनल की अगर हम बात करें, तो इमोशनल में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि परसिस्टेंट सैडनेस रहता है, एंजाइटी या फियर रहता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इमोशनल ब्लंटिंग होने लगती है, इरिटेबिलिटी होने लगती है बहुत ज़्यादा। फिर बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं जो साइन एंड सिम्टम्स दिखने को मिलता है। फिर होता है वो सोशल विड्रॉल होता है कि लोग समाज से अलग अलग होने लगते हैं, एग्रेसिव और वायलेंस हो जाते हैं, रेस्टलेसनेस होने लगती है, रिपीटेटिव बिहेवियर और पुअर सेल्फ केयर हो जाता है। फिजिकल या सोमेटिक क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है, एपेटाइटिस चेंज हो जाती है, यानी कि भूख लगना चेंज हो जाता है, फैटीग आ जाती है, साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं। फिर अगर हम बात करें इम्पेयरमेंट की, फंक्शनल इम्पेयरमेंट की, तो इसमें पुअर वर्क परफॉर्मेंस हो जाता है, जो फैमिली और सोशल रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और खुद का जो डेली एक्टिविटी वो करता था वो भी इनएबिलिटी हो जाती है उसमें, मतलब वो सही से केयर नहीं कर पाता खुद का। फिर मेंटल इलनेस अफेक्ट थिंकिंग, मूड, बिहेवियर एंड फंक्शनिंग, तो ये एक की पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं। फिर हम बात करें प्रोग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस। प्रोग्नोसिस का क्या मतलब होता है कि फ्यूचर आउटकम क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या होता है, प्रोग्नोसिस मीन्स फ्यूचर आउटकम ऑफ द डिजीज़। तो गुड प्रोग्नोसिस फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो अगर पहले हम जान लिया तो जल्दी ठीक कर देंगे, अर्ली ट्रीटमेंट कर दिया, गुड फैमिली सपोर्ट है, एक्यूट ऑनसेट है, मतलब कि वो शुरू हुआ है तेजी से, पर वो एक्यूट जो है वो ख़त्म भी जल्दी हो जाता है। फिर गुड प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी, मतलब जो मॉर्बिडिटी थी हमारी, जो बीमारी है उससे पहले का जो पर्सनैलिटी था वो अच्छा रहा है। फिर गुड कॉम्प्लायंस टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में सही से कॉम्प्लायंस हो रहा है, तो उस वजह से मतलब कि सही से ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो ये सब गुड प्रोग्नोसिस के लक्षण होता है, यानी कि जो प्रोग्नोसिस है, जो आउटकम होता है वो बेहतर होता है। फिर अगर पुअर प्रोग्नोसिस की बात करें, जो ख़राब कर देता है प्रोग्नोसिस को, जो हमारा भविष्य आउटकम जो है उसको ख़राब करने के क्या होता है कि लेट डायग्नोसिस होना, या फिर क्रोनिक इलनेस होना, या फिर जो सब्सटेंस अब्यूज वाला जो पेशेंट होता है उसमें, या फिर जो जिसका जो सोशल सपोर्ट है वो बहुत कम होता है, या फिर पुअर इंसाइट होता है कि मतलब वो खुद के बारे में उसे पता नहीं होता ज़्यादा चीज़ें कि उसको बीमारी है, ये सारी चीज़ें, तो वो मानता ही नहीं, उस तरह से अपने आप को बिहेव नहीं करता, तो जल्दी ठीक हो नहीं हो पाता है। फिर रिपीटेटिव रिलैप्स हो जाता, तो ये सारी चीज़ें, मतलब प्रोग्नोसिस डिपेंड ऑन द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। तो मेंटल बीमारियों के जो प्रोग्नोसिस होते हैं वो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर सभी पे डिपेंड करते हैं। फिर हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द इलनेस। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फार्माकोथेरेपी देते हैं, यानी कि दवाई वगैरह देते हैं, जिसमें कि ड्रग ट्रीटमेंट हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले एंटीसाइकोटिक देते हैं। एंटीसाइकोटिक किसमें देंगे, तो जो साइकोटिक बीमारियाँ होंगी उसमें देंगे। साइकोटिक बीमारी जैसे कि सीजोफ्रेनिया, साइकोसिस, एग्जाम्पल में कौन सी दवाइयाँ देते हैं, तो हेलोपेरिडोल या फिर रेस्पिरिडोन। तो ये बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, बस ये टॉपिक खत्म करने के लिए मैंने दिया है, ताकि आपका एक, जब आगे इसको पढ़ेंगे तो आपको एक लगेगा कि हाँ सुना ये मैंने पहले पढ़ा है, इस टाइप की चीज़ें। क्योंकि एक ही बार में हम सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने लगते हैं ना, तो थोड़ा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि इतना डिटेल में कैसे पढ़ेंगे। तो फिर ओलेंजापाइन, और जो ये है ना मेडिकल मेंटल की जो बीमारियां होती है, इसमें जो ड्रग्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड ड्रग्स होते हैं, लगभग 20-21 ड्रग होते हैं, तो उतना ही आपको पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। तो फिर हम एंटी डिप्रेसेंट की बात करें, तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी के केस में दिया जाता है, और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्लोक्सेटाइन, सर्टिलिन, एम्ट्रिप्टिलिन। फिर मूड स्टेबलाइजर भी ड्रग होते हैं, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में दिया जाता है, इसमें कि मूड स्टेबलाइज रहे, ज़्यादा इंसान जो है बहुत ज़्यादा भटके नहीं या फिर परेशान ना करे दूसरों को। इसमें कि लिथियम जो जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर का, तो लिथियम तो मतलब एक तरह से वो जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल होता है ना, उस टाइप का आप समझ सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर में लिथियम दिया जाता है। फिर वेलपेरोड दिया जाता है, कार्बाजोपाइन दिया जाता है।
फिर एंजाइलोटिक दवाइयाँ जो होती है इसमें कि एंजाइटी वाली डिसऑर्डर में दिया जाता है, और जिसमें कि डायज़ेपाम होता है जो कि माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर देता है, नींद आने के लिए भी लोग डायज़ेपाम का यूज़ करते हैं। फिर लोराज़ेपाम होता है। फिर सोमेटिक थेरेपीज़ किया जाता है। एक तो वो हो गया। फिर दूसरा एक सोमेटिक थेरेपीज़ ड्रग के बाद जो ड्रग सही से काम नहीं करता तो हम सोमेटिक थेरेपी करते हैं, जिसमें कि ईसीटी करते हैं, जो कि सीवियर डिप्रेशन के केस में या फिर सुसाइडल रिस्क या फिर कैटेटोनिया के केस में किया जाता है। फिर साइकोथेरेपी करते हैं, जिसमें कि सीबीटी देते हैं, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो उसको बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम थेरेपी देते हैं उसको। फिर सपोर्ट थेरेपी देते हैं, फैमिली थेरेपी देते हैं, ग्रुप थेरेपी देते हैं, अलग अलग थेरेपी जो होती है उसको बोलते हैं साइकोथेरेपी। तो फिर अगला है नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट हमने क्या देख लिया, दवाइयाँ देख ली, सोमेटिक थेरेपी देख ली, फिर जो साइकोथेरेपी देख ली। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, तो नर्सिंग पहले असेसमेंट करते हैं कि उसको मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं कि उसका रिस्क क्या क्या है। कुछ जो पेशेंट होते हैं जो कि खुद के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहता है, उसमें सुसाइड का रिस्क ज़्यादा रहता है। या कुछ पेशेंट होते हैं मैनिया वाले, जिसमें कि वायलेंस का रिस्क ज़्यादा होता है। ये रिस्क असेसमेंट करना होता है नर्सेस को। फिर नर्स की डायग्नोसिस बनाती है, जैसे कि डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस और रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, सोशल आइसोलेशन, इनफेक्टिव कोपिंग, ये सारी चीज़ जो डायग्नोसिस है वो नर्स का बनाना होता है। फिर नर्स जो है इंटरवेंशन करती है, जिसमें कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन करती है, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग करती है, एम्पैथी दिखाती है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, क्योंकि जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं वो अपने आप को मतलब उनके मन में कुछ भी चीज़ें आती है, तो अगर हम उनको जज करने लगेंगे तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा और फिर वो हमें सारी चीज़ें बताएंगे नहीं। फिर सेफ्टी मेजर्स क्या क्या रखना पड़ता है, तो सुसाइड प्रिकॉशंस रखना पड़ता है, वायलेंस से प्रिवेंशन करना पड़ता है, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है पेशेंट को। फिर मेडिकेशन केयर, तो जो भी मेडिसिन जो बताया गया है डॉक्टर के द्वारा तो वो हम देते हैं, जैसे कि इंश्योर कंप्लायंस, ऑब्जर्व साइड इफेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं, एजुकेट करते हैं पेशेंट और उसके फैमिली को। फिर साइको सोशल सपोर्ट के रूप में भी नर्स काम करती है, जैसे कि उनके सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाती है, फैमिली को एजुकेट करती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाती है। फिर हेल्थ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इलनेस के बारे में बताया जाता है, अवेयर किया जाता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है, फॉलोअप केयर दिया जाता है और इवेल्यूशन करती है फिर नर्स। तो ये सारा नर्सिंग प्लान एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये सारे एक एक पॉइंट है। तो एवोल्यूशन के हमें क्या क्या किया जाता है, तो जो इम्प्रूवमेंट किया देखा जाता है कि हमने जो जितनी सारी चीज़ें की है तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, इवेल्यूएट किया जाता है। फिर जो उसके सिम्टम्स है वो कम हुए हैं कि नहीं, फिर बेटर फंक्शनिंग हुई है कि नहीं, इम्प्रूव हुआ है कि नहीं उसका इंसाइट। जैसे कि जो पेशेंट को इंसाइट रहती है ना कि हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो जल्दी ठीक होते हैं। जिनको पता ही नहीं होता, जो मानते ही नहीं है, तो उनको ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक उसके प्रिवेलेंस के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी पॉइंट है जो कि आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, व्हाट्सएप चैनल बनाया, तो उसका चैनल का व्हाट्सएप चैनल का जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और व्हाट्सएप का फेसबुक का एक ग्रुप भी है, तो आप वहाँ चाहें तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे जो @GNM स्पेशल आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे भी आप DM कर सकते हैं। तो सारी जगह हम लोग हैं, तो आपको जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।